डियर स्टूडेंट्स, आज स्वप्रेरण में जो व्यंजक है वो अपन अध्ययन करेंगे। किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा साथ ही इसे प्रभावित करने वाले कारक दीजिए। समतल वृत्ताकार कुंडली कहा। समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण हमें क्या ज्ञात करना है? स्वप्रेरण L का मान ज्ञात करना। तो हमने कहा मान लेते हैं एक आर त्रिज्या, माना कि एक आर त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली है। माना कि एक आर त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें कुल फेरों की संख्या n है, जिसके प्रत्येक फेरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। माना कि एक आर त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली है। माना कि एक आर त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसके प्रत्येक फेरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a एवं कुंडली में समतल वृत्ताकार कुंडली में कुल फेरों की संख्या n है। यदि धारा I प्रवाहित करने पर, यदि इस कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो, यदि कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो, तो B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2r होगी। हमने कहा कि माना कि एक समतल वृत्ताकार आर त्रिज्या की एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसके प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रत्येक फेरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है एवं इसमें कुल फेरों की संख्या n है। यदि इस कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो, तो B की बराबर म्यू नॉट एन आई अपान 2r होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यदि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न धारा के कारण, यदि धारा I के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यदि धारा I के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B कुंडली संपूर्ण कुंडली से एक समान रूप से संबद्ध होता हो, यदि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B कुंडली के समस्त फेरों से या संपूर्ण कुंडली के क्षेत्रफल से एक समान रूप से संबद्ध होता हो, तो कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B गुणित प्रभावी क्षेत्रफल। हमने कहा कि यदि कुंडली का प्रभावित क्षेत्रफल, यदि केंद्र पर उत्पन्न धारा I के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B एक समान रूप से संपूर्ण कुंडली से संबद्ध होता हो, तो कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B गुणित प्रभावी क्षेत्रफल। तो चूंकि B फाई इज इक्वल टू B इंटू प्रभावी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कुल फेरों की संख्या कितनी है n, तो n फेरों से और प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली के संपूर्ण फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा b इंटू n इंटू a। समीकरण 1 से b का मान रखने पर, समीकरण 1 से b का मान रखने पर तो हमें क्या मिल गया, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2r, ये b का मान हो गया, इंटू n और I जो a है, चूंकि कुंडली क्या है वृत्ताकार है और r त्रिज्या की है, तो a का मान क्या होगा पाई r स्क्वायर। वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो r त्रिज्या की एक फेरा, तो r त्रिज्या के एक बने फेरे का कुल क्षेत्रफल a है, तो हम उसको r के रूप में क्या लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर। तो r से r कैंसिल, तो हमें क्या मिला, अब फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई r अपान 2, या हम इसको और नोट कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 1/2 या पाई बाई 2 इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई
आर। यदि इस कुंडली में उत्पन्न, यदि इस कुंडली से संबद्ध या उत्पन्न स्वप्रेरण गुणांक एल हो तो एल इज इक्वल टू, यदि इस कुंडली से, समतलवृत्ताकार कुंडली से धारा आई के कारण संबद्ध स्वप्रेरण गुणांक एल हो तो एल बराबर फाई अपान आई। फाई का मान रखने पर एल इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई आर अपान आई। आई से आई कैंसिल, तो स्वप्रेरण गुणांक हमें मिला एल इक्वल टू 1/2 पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर हेनरी। ये हमारा होगा स्वप्रेरण गुणांक के लिए सूत्र। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, साथ ही इसे प्रभावित करने वाला कारक लिखिए। तो हमने कहा, माना कि एक आर त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसके प्रत्येक फेरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है एवं कुंडली में फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। यदि इस कुंडली से आई धारा प्रवाहित करने पर, यदि इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र से, केंद्र पर उत्पन्न, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो बी का मान बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2r होगा। यदि कुंडली के केंद्र पर धारा आई के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी संपूर्ण रूप से, एक संपूर्ण कुंडली से एक समान रूप से संबद्ध होता हो, संपूर्ण कुंडली के पर एक समान रूप से संबद्ध होता हो तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी गुणित कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल। अब चूंकि कुंडली में एक फेरे का क्षेत्रफल ए है और कुंडली में कुल कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं, तो कुंडली का प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एन इंटू ए। तो फाई बराबर बी इंटू एन इंटू ए। अब चूंकि ए क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल है और वृत्त की त्रिज्या आर है, तो ए को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और बी का मान हमने यहां रख दिया, बी का मान तो म्यू नॉट एन आई अपान 2r इंटू एन और ए का मान हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर। तो आर से ये आर कैंसिल हो गया और अपने को मिला म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर अपान 2 और इसको हमने व्यवस्थित करके लिखा कि अचल राशियां एक तरफ हो जाए तो पाई बाई 2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई आर। अब चूंकि किसी कुंडली या किसी चालक का स्वप्रेरण गुणांक फाई एल फाई अपान आई होता है, एल इक्वल टू किसी चालक का या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर फाई अपान आई होता है, तो एल बराबर फाई अपान आई में फाई का मान रखने पर एल इज इक्वल टू पाई अपान 2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू आर अपान आई। आई से आई कैंसिल हो गया, अर्थात स्वप्रेरण गुणांक धारा के मान पर निर्भर नहीं करता। स्वप्रेरण गुणांक एल यहां पर 1/2 पाई तो अचल है, क्या क्या चल राशियां म्यू एन और आर। तो इस प्रकार किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण उसके चारों ओर की पारगम्यता पर या चुंबकशीलता पर निर्भर करता है, उसके चारों ओर के माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करता है, अर्थात स्वप्रेरण गुणांक चुंबकशीलता म्यू नॉट के समानुपाती होता है। इसका मान बढ़ने पर स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ता है। दूसरा, स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में कुल फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात कुंडली के फेरों में की संख्या में जरा भी परिवर्तन करने पर या कुंडली के फेरों की संख्या में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर भी स्वप्रेरण गुणांक के मान में तीव्र परिवर्तन होता है, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती। यदि हम 2 गुना करते हैं तो स्वप्रेरण गुणांक 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। तो स्वप्रेरण गुणांक यदि हम फेरों की संख्या दुगनी कर दें तो स्वप्रेरण गुणांक 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर के बराबर है। इसलिए कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात सूक्ष्म परिवर्तन पर भी
इसमें तीव्र परिवर्तन स्वप्रण गुणांक के मान में तीव्र परिवर्तन होता है। और तीसरा स्वप्रण गुणांक त्रिज्या के कुंडली की त्रिज्या के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे ही त्रिज्या में वृद्धि की जाएगी कुंडली का स्वप्रण गुणांक भी बढ़ेगा, और यदि त्रिज्या में कमी की जाती है तो स्वप्रण गुणांक के मान में कमी आती है। इस तरह से एक प्रश्न आपका ये पूरा हो जाता है कि किसी वृत्ताकार समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रण हेतु व्यंजक। अब इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, आपने अच्छी तरह से स्वप्रण गुणांक बराबर पढ़ा है कि L इक्वल टू फाई अपान आई। तो मैंने ऐसे जितने भी प्रश्न जहां भी स्वप्रण गुणांक निकालने को बोलता है तो सबसे पहले उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखो, आई धारा आई प्रवाहित जैसे ही करोगे, धारा आई के प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी निकालो। बी निकाला आपने तो बी से निकल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण संबद्ध फ्लक्स फाई, और जैसे ही फाई निकलता है तो आप निकाल दो L इक्वल टू फाई अपान आई, माने आई टू बी ड्यू टू आई प्रोड्यूस्ड बी, बी टू फाई एंड फाई टू एल। यहां पर हमने आई धारा जैसे ही प्रभावित की तो बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई अपान टू आर, किसके लिए म्यू जीरो एन आई अपान टू आर कुंडली समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए। और बी के कारण फाई क्या हो गया बी इंटू ए, मतलब बी इंटू ए, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई अपान टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां मान रख दिया तो हमें मिल गया किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न स्वप्रण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, साथ ही इसे प्रभावित करने वाले कारक दीजिए। किसी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक दीजिए। अब पहली चीज तो ये कि परिनालिका किसे कहते हैं, तो बेलनाकार एस्बेस्टस या विद्युत रोधी पदार्थ की बेलनाकार बनी एक वस्तु पर, एक बेलनाकार एस्बेस्टस चीनी मिट्टी या खड्डे के विद्युत रोधी पदार्थों से एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन के ऊपर कम त्रिज्या एवं अधिक लंबाई का बेलन बनाया जाता है, जिसपे विद्युत रोधी तांबे को तारों को लपेट कर जब कोई कुंडली बनाई जाती है तो उसे परिनालिका कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ जैसे एस्बेस्टस, खड्डा, लकड़ी आदि पर के बेलनाकार के कम त्रिज्या एवं अधिक लंबाई के बेलन पर जब तांबे के तारों को लपेट कर, विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट कर कोई कुंडली बनाई जाती है तो उस कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। तो परिनालिका एक बेलनाकार होती है, जैसे ये बेलन है, ये बेलनाकार विद्युत रोधी पदार्थ का पेन है, इसके ऊपर यदि मैं विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट कर कुंडली बना दूं तो ये कुंडली क्या कहलाएगी परिनालिका। तो परिनालिका समझ गए। परिनालिका में दो चीजें हैं, एक तो इसकी लंबाई, दूसरा ये जो चौड़ाई दिख रही है गोलाई उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा त्रिज्या, ये तो पक्का है, और चौथा जब इस पर फेरे लपेट रहे हैं तो इस पर लपेटे गए कुल फेरों की संख्या और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। जब इस परिनालिका में बाकी सब कुछ वही है जैसा वृत्ताकार कुंडली में किया हमने, वही परिनालिका में करना कि जब परिनालिका में धारा आई प्रवाहित करोगे तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से यदि पूरी कुंडली से संबद्ध होता है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स के कारण यदि चुंबकीय फ्लक्स आई से बी उत्पन्न हुआ, बी से फाई उत्पन्न हुआ और फाई से एल का मान निकाल लेंगे। तो अब इस प्रश्न को कैसे लिखोगे वो देखो। परिनालिका पे प्रश्न है तो सबसे पहले माना कि एक एल लंबाई एवं आर त्रिज्या की परिनालिका है। माना कि एक एल लंबाई एवं आर त्रिज्या की परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, जबकि इसकी कुल लंबाई में, जबकि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या बराबर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणित एन। कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या बराबर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या
गुणित परिनालिका की लंबाई। यदि इस परिनालिका में धारा I प्रवाहित करने पर, यदि इस परिनालिका में धारा I प्रवाहित करने पर एकांक लंबाई के परिनालिका के केंद्र पर, एकांक लंबाई की परिनालिका के केंद्र पर B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता हो तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। समीकरण नंबर 1, यदि माना कि एक L लंबाई एवं R त्रिज्या की परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, जिसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, जिसके प्रत्येक फेरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। जब इस कुंडली के, जब इस परिनालिका के में धारा I प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका की एकांक लंबाई के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। यदि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को संपूर्ण परिनालिका के संपूर्ण अक्ष पर एक समान रूप से मान लिया जाए, यदि एकांक लंबाई के केंद्र पर, परिनालिका के एकांक लंबाई के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र D को संपूर्ण परिनालिका के कारण इसकी अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान मान लिया जाए, B के बराबर मान लिया जाए। हम क्या कह रहे हैं कि यदि एकांक लंबाई के केंद्र पर उत्पन्न, एकांक लंबाई की बेलनाकार नली के परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, यदि यह मान लिया जाए कि यदि B संपूर्ण अक्ष पर, परिनालिका के संपूर्ण अक्ष पर B का मान एक समान है तो धारा I के कारण परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के परिनालिका से संबद्ध होने के कारण संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। यदि परिनालिका के केंद्र पर, परिनालिका की एकांक लंबाई केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B को संपूर्ण परिनालिका के अक्ष पर एक समान मान लिया जाए तो B के कारण, इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के कारण परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B इंटू परिनालिका का प्रभावी क्षेत्रफल, परिनालिका का प्रभावी क्षेत्रफल। तो परिनालिका का प्रभावी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू B, परिनालिका में कुल लंबाई परिनालिका की कितनी है, L है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, कुल लंबाई L है और एक फेरे का क्षेत्रफल A है, तो फाई इक्वल टू B इंटू n इंटू L। तो कुल प्रभावी क्षेत्रफल कितना होगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणित परिनालिका की लंबाई गुणित एक फेरे का क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब B का मान रख दे समीकरण 1 से, B का मान रखने पर, समीकरण 1 से B का मान रखने पर फाई बराबर, B का मान है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई इंटू n इंटू L इंटू n L A, या फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर I L E। चूंकि किसी चालक का स्वप्रेरण गुणांक, चालक के लिए स्वप्रेरण गुणांक L इक्वल टू, चूंकि किसी चालक के लिए स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू फाई अपान I, अतः परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू फाई अपान, फाई का मान रख दें तो म्यू नॉट n स्क्वायर I L E अपान I, I से I कैंसिल, अर्थात परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक धारा के मान पर निर्भर नहीं करता, परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का मान धारा के मान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, हम जानते हैं चूंकि कुल फेरों की संख्या n बराबर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणित लंबाई है, परिनालिका की लंबाई है, इसलिए n बराबर हम
लिख सकते हैं कुल फेरों की संख्या बटे L। इसलिए L इज इक्वल टू म्यू नॉट, n की वैल्यू कितनी है n स्क्वायर अपान L स्क्वायर इंटू L इंटू E। ये L से L कैंसिल, ये L से L कैंसिल, तो L इक्वल टू परिनालिका का स्वप्रण गुणांक मिला म्यू नॉट n स्क्वायर A होल अपान L हेनरी। तो ये हो गया किसी परिनालिका के से संबद्ध या परिनालिका में उत्पन्न स्वप्रेरण गुणांक L म्यू नॉट माने माध्यम की चुंबकशीलता या पारगम्यता, स्वप्रेरण गुणांक परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक माध्यम की चुंबकशीलता, उस पर कुल फेरों की संख्या n, तीसरा उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल, और चौथा उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक माध्यम की चुंबकशीलता के समानुपाती होता है, अर्थात माध्यम की चुंबकशीलता बढ़ाने पर परिनालिका की चुंबकशीलता बढ़ती है। जबकि दूसरा स्वप्रेरण गुणांक परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक परिनालिका में कुल फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात फेरों की संख्या में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर भी स्वप्रेरण गुणांक के मान में तीव्र परिवर्तन होता है। तीसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चूंकि अनुप्रस्थ काट के स्वप्रेरण गुणांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा स्वप्रेरण गुणांक उतना अधिक होगा, और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात परिनालिका की लंबाई अधिक लेने पर स्वप्रेरण गुणांक कम होता है। सामान्यतः हम स्वप्रेरण गुणांक को कम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए परिनालिका की लंबाई को सदैव अधिक एवं त्रिज्या को कम लिया जाता है। स्वप्रेरण गुणांक को कम करने के लिए ही किसी परिनालिका की लंबाई अधिक एवं त्रिज्या को कम लिया जाता है। इस तरह से 2 प्रश्न आपके खत्म हो गए। ओके, थैंक्स। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होती है, यह किस प्रकार और किस रूप में संचित होती है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न ये कि जब किसी कुंडली को हम किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ते हैं, तो चूंकि कुंडली में पहली धारा का मान 0 है, और जैसे ही विद्युत वाहक बल के स्रोत से हम धारा के स्रोत से जोड़ेंगे, वैसे ही धारा धीरे धीरे प्रवाहित होने लगेगी। और जब धारा, चूंकि धारा टुकड़ों में जाती है, इकाइयों में जाती है, छोटी छोटी इकाइयों में जाती है, समय के सूक्ष्म अंतराल में धारा का स्थानांतरण कुंडली में समय की इकाइयों में के रूप में होता है, एक साथ नहीं होता। तो जैसे जैसे इकाइयां बढ़ेंगी, अर्थात धारा का मान कुंडली में बढ़ेगा, तो कुंडली धारा के मान का विरोध करेगी। चूंकि धारा के प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना तीव्र होते जाएगा। अर्थात जब जैसे ही हम कुंडली को जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत वाहक बल के स्रोत से धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली में एक परिवर्तनशील धारा प्रवाहित होगी। कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कुछ समय के लिए परिवर्तनशील होगी, जब तक कि उसका मान अधिकतम पर पहुंचकर एक समान ना हो जाए, तब तक धारा के मान क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। और इस परिवर्तनशील धारा के कारण कुंडली के चारों ओर एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब किसी कुंडली को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उससे परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, धारा में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कार्य परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जब कुंडली से संबद्ध होगा, जब ये कुंडली से संबद्ध होगा, तो कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसके कारण हो रहा, धारा में परिवर्तन के कारण। अर्थात कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, विरोधी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो कि धारा के परिवर्तन के विरोध के विपरीत दिशा में होगा, और जो धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा। अतः कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए, कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल के स्रोत को
इस विरोधी विद्युत वाहक बल का के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से न केवल आवेशित करने में आवेशन के दौरान के जो ऊर्जा है वो जाएगी, बल्कि विरोधी विद्युत वाहक बल के विरोध में अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत वाहक बल स्रोत से ली जाएगी। और यही अतिरिक्त विद्युत वाहक बल जो विद्युत वाहक बल के स्रोत से लिया जाता है, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाता है, जिसे कुंडली की संचित ऊर्जा कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, जब किसी कुंडली को विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो जैसे ही जोड़ा जाएगा तो कुंडली में धारा प्रवाह शुरू होगा। चूंकि धारा छोटी छोटी इकाइयों में प्रवाहित होती है, स्थानांतरित होती है, तो जैसे जैसे छोटी छोटी इकाइयां धारा कुंडली में प्रवेश करेगी तो धारा क्या हो जाएगी, धारा का मान परिवर्तनशील हो जाएगा। और चूंकि धारा के प्रवाहित होने पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील। तो धारा को के विद्युत वाहक बल के स्रोत से कुंडली को जोड़ने पर एक परिवर्तनशील धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यही परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जब उस कुंडली से संबद्ध हो जाता है तो कुंडली के अंदर एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। यह विरोधी विद्युत वाहक बल कुंडली के आवेशन का विरोध करता है, जिसके कारण कुंडली को आवेशित करने के लिए, कुंडली में धारा प्रवाह के लिए विद्युत वाहक बल के स्रोत को और अधिक या अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, जिससे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा ली जाती है। और ये जो अतिरिक्त ऊर्जा विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध खर्च की जाती है, बाद में यही अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कुंडली में संचित हो जाती है, जिसे कि किसी प्रेरकत्व की संचित ऊर्जा कहते हैं, जिसे किसी प्रेरकत्व की संचित ऊर्जा कहते हैं। अब माने किसी कुंडली में विरोधी धारा प्रवाह के कारण, किसी कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विरोधी प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध उस कुंडली को में धारा प्रवाहित करने के लिए किए गए अतिरिक्त कार्य के रूप में किए गए अतिरिक्त कार्य को ही उस कुंडली की संचित ऊर्जा कहते हैं। अब संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक बोला तो हमने कहा मान लेते हैं कि एक L1 स्वप्रेरकत्व की कुंडली है कि सिरों पर L1 स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल की स्रोत से जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर किसी समय t पर धारा वृद्धि दर di/dt है। या हम इसको और दो वाक्यों में तोड़ लो। माना कि L1 स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर किसी समय t पर धारा वृद्धि दर di/dt है। यदि इस धारा वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो स्वप्रेरण के सूत्र प्रेरित विद्युत वाहक बल E = L di/dt। माना कि L1 स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली है जिसके सिरों को विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ा गया है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो माना कि किसी समय t पर धारा वृद्धि दर या धारा परिवर्तन की दर di/dt है। यदि इस धारा परिवर्तन की दर di/dt के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E = L di/dt। यदि स्रोत के द्वारा एक अचर धारा I सूक्ष्म समय अंतराल dt में प्रवाहित करने पर स्रोत द्वारा किया गया कार्य dw हो। अब यदि स्रोत के द्वारा इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुंडली में एक अचर धारा I को कुछ सूक्ष्म समय अंतराल dt में प्रवाहित करने पर स्रोत के द्वारा किया गया कुल कार्य dw हो, सूक्ष्म कार्य जो हो dw हो, तो dw बराबर विभवांतर अर्थात विद्युत वाहक बल E जिसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं गुणित टोटल धारा। तो धारा क्या हो जाएगी, I धारा को हम dt समय में दे रहे हैं तो I धारा dt समय अंतराल में कितनी हो जाएगा, धारा का मान I × dt। तो dw बराबर
विद्युत वाहक बल गुणित धारा I इंटू डी टी। ई का मान रख दिया हमने, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी इंटू आई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो हमें मिला डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। यदि स्रोत से कुंडली को शून्य से अधिकतम धारा आई देने में किया गया कुल कार्य डी डब्ल्यू हो, तो कहां से कहां तक, शून्य से अधिकतम धारा तक हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलित कर देते हैं। तो डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू का समाकलन 0 से आई तक, तो 0 से आई माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। अब यहां पर माइनस एल क्या है, अचर है, इसको बाहर निकाल दिया, और आई का समाकलन होता है आई स्क्वायर अपान 2। आई का डी आई के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अपान 2। अधिकतम लिमिट है इसकी आई और न्यूनतम है 0। अब आई को अधिकतम लिमिट आई लिखे तो आई स्क्वायर अपान 2 और 0 रखे तो ये 0 हो गई। तो अपने को क्या मिला, कुल किया गया कार्य शून्य से अधिकतम धारा तक आई तक पहुंचने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर -1/2 एल आई स्क्वायर। चूंकि स्रोत द्वारा आवेशन में किया गया अतिरिक्त कार्य प्रेरकत्व में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा। अतः प्रेरकत्व में कुल संचित ऊर्जा बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये पूरा प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी कुंडली या प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा क्या है और इसका किस प्रकार संचित होती है और किस रूप में संचित होती है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। हमने कहा कि जब एक कुंडली या प्रेरकत्व को विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ा जाता है तो धारा के मान में शून्य से अधिकतम तक परिवर्तन इकाइयों के रूप में होता है, जिसके कारण धारा का मान तीव्र दर से क्या होता है, धारा के मान में, कुंडली में धारा के मान में 0 से लेकर तीव्रता से वृद्धि होती है। तो फलस्वरूप एक परिवर्तनशील कुंडली में एक परिवर्तनशील धारा प्रवाहित होती है, और जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है या किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चूंकि धारा परिवर्तनशील है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तनशील होगा, क्योंकि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के मान पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। तो इस तरह से एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के चारों ओर उत्पन्न होगा, और यही परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जब कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स के रूप में संबद्ध होता है तो कुंडली के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में धारा परिवर्तन के विरोध में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अतः जब कुंडली में धारा परिवर्तन के विरोध करने के लिए एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो कुंडली में धारा प्रवाह के लिए हमें विद्युत वाहक बल के स्रोत को और अधिक कार्य करना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त कार्य विरोधी विद्युत वाहक बल के विरोध स्वरूप जो अतिरिक्त कार्य विद्युत वाहक बल के स्रोत के द्वारा किया जाता है वह उसके आवेशन के पश्चात उसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा को अतिरिक्त कार्य के रूप में संग्रहित ऊर्जा को ही हम कुंडली की संचित ऊर्जा कहते हैं। किस तरह होती है और किस रूप में होती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है। ठीक है, व्यंजक के लिए हमने कहा मान लेते हैं कि एक L1 स्वप्रेरकत्व की का प्रेरकत्व है या कुंडली है, जिसके सिरों पर विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ने पर किसी समय t पर इसमें धारा परिवर्तन की दर di/dt है, या धारा वृद्धि की दर di/dt है। तब इस समय t पर कुंडली में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल E बराबर -L × di/dt। यदि इस विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध एक अचर धारा, एक समान अचर धारा I को एक सूक्ष्म अंतराल dt समय तक कुंडली में प्रवाहित करने में कुल dw कार्य पड़ता हो, तो विद्युत वाहक बल के स्रोत को कुल dw कार्य
करना पड़ता हो। कब? यदि इस विरोधी विद्युत वाहक बल E के विरोध में, इस विरोधी विद्युत वाहक बल E के विरोध में विद्युत वाहक बल के स्रोत के द्वारा एक अचर धारा I को dt समय तक प्रवाहित करने के लिए dw कार्य किया जाता हो, तो कार्य बराबर विद्युत वाहक बल गुणित कुल धारा। तो विद्युत वाहक बल हो गया E और कुल धारा हो गई I धारा dt समय में प्रवाहित हुई, तो कुल धारा I इंटू dt। E का मान रखने पर dw बराबर माइनस L इंटू डी आई अपान dt। dt से dt कैंसिल हो गया, हमें मिला माइनस L इंटू आई इंटू डी आई। यदि स्रोत से कुंडली को शून्य से अधिकतम धारा, हम क्या चाह रहे थे, कुंडली को पूरा अधिकतम धारा I तक आवेशित करने में किया गया कार्य W हो, तो सूक्ष्म कार्य के शून्य से लेकर I तक का समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर, तो W इक्वल टू dw का निश्चित समाकलन शून्य से I तक। तो ये हो गया dw का मान रख दिया हमने माइनस L इंटू आई इंटू डी आई। L कॉन्स्टेंट है, I का डी के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा आई स्क्वायर अपान 2 और इसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है I। अब हम मान रखते हैं माइनस L इंटू आई स्क्वायर अपान 2 माइनस 0। तो कुल किया गया कार्य W बराबर माइनस 1/2 LI स्क्वायर। चूंकि स्रोत द्वारा आवेशन में किया गया अतिरिक्त कार्य, चूंकि स्रोत द्वारा आवेशन में किया गया अतिरिक्त कार्य प्रेरकत्व में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाता है, अतः प्रेरकत्व में कुल संचित ऊर्जा बराबर कुल किया गया कार्य, स्रोत द्वारा कुल किया गया कार्य बराबर 1/2 LI स्क्वायर। तो ये था तुम्हारा एक प्रश्न जिसका उत्तर नहीं लिखा है, मैंने लिख दिया हूं, इसी से कॉपी कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। प्रेरकत्व का श्रेणी संयोजन एवं समांतर संयोजन। यदि L1 L2 स्वप्रेरकत्व वाले दो कुंडलियों को, यदि L1 L2 स्वप्रेरकत्व वाली दो प्रेरकत्व या कुंडलियों को श्रेणी संयोजन में जोड़ दिया जाए, तो उस माने संयोजन का कुल स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। या श्रेणी संयोजन में जोड़े गए प्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तुल्य स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। कि माना कि अब आपने क्या करना है इसमें, माना कि L1 और L2 स्वप्रेरकत्व वाली दो कुंडलियां हैं या दो प्रेरकत्व हैं जिन्हें की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित कर इन्हें विद्युत वाहक बल स्रोत से I धारा प्रवाहित करने पर, समायोजन को किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़कर धारा I प्रवाहित करने पर इनके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 हो, तो E1 इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई अपान डी टी एवं E2 इज इक्वल टू माइनस L2 इंटू डी आई अपान डी टी। माना कि L1 एवं L2 स्वप्रेरकत्व की दो कुंडलियां हैं, माना कि L1 एवं L2 स्वप्रेरकत्व की दो कुंडलियां हैं जिन्हें की श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ा गया है। यदि इन्हें जोड़ने के बाद परिपथ पूर्ण करने पर इसमें I धारा प्रवाहित होती हो एवं किसी समय t पर धारा परिवर्तन की दर डी आई अपान डी टी हो, तो दोनों प्रेरकत्व में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 इक्वल टू माइनस L1 इंटू डी आई अपान डी टी एवं E2 इज इक्वल टू माइनस L2 इंटू डी आई अपान डी टी। यदि समायोजन का, यदि दोनों प्रेरकत्व के समायोजन या संयोजन का तुल्य स्वप्रेरकत्व L हो, तो
तो तुल्य प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व L हो तो E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी, जहां E क्या है, संयोजन का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी होगा। चूंकि हम जानते हैं विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, तो इसलिए संयोजन का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर संयोजन में प्रेरकत्व एक का प्रेरकत्व L1 का प्रेरित विद्युत वाहक एवं प्रेरकत्व L2 का प्रेरित विद्युत वाहक बल, दोनों के हम मान रखते हैं तीनों के, तो क्या हो गया माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस L1 इंटू डी आई अपान डी टी प्लस माइनस एल इंटू डी आई L2 इंटू डी आई अपान डी टी। अब सब में डी आई माइनस डी आई अपान डी टी कॉमन निकाल लें तो क्या हो गया माइनस डी आई अपान डी टी, एल इंटू एल इज इक्वल टू माइनस डी आई अपान डी टी, ब्रैकेट में आ गया L1 प्लस L2, ये माइनस डी आई अपान डी टी से माइनस डी आई अपान डी टी कैंसिल हो गया और अपने को मिला L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। इस प्रकार किसी भी किन्हीं भी दो या दो से अधिक स्वप्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व, तुल्य स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व गुणांक उनके योग के, उनके अलग अलग स्वप्रेरकत्व के योग के बराबर होता है, उनके अलग अलग स्वप्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, माना कि L1 एवं L2 स्वप्रेरकत्व वाली दो कुंडलियां या दो प्रेरकत्व को श्रेणी संयोजन में संयोजित किया गया है, जिनके सिरों पर विद्युत वाहक बल लगाने पर इसमें धारा I प्रवाहित होती है। यदि किसी समय t पर इसमें धारा परिवर्तन की दर di अपान dt हो तथा प्रथम एवं द्वितीय कुंडलियों के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 हो तो E1 बराबर माइनस L1 इंटू डी आई अपान डी टी एवं E2 इज इक्वल टू माइनस L2 इंटू डी आई अपान डी टी। यदि दोनों प्रेरकत्व के संयोजन का, यदि दोनों प्रेरकत्व के संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व, तुल्य स्वप्रेरकत्व L हो, अब हमने जो कुंडलियों को जोड़ के संयोजन बनाया है, यदि उसका तुल्य प्रेरकत्व क्या हो L, दोनों के कारण तुल्य प्रेरकत्व L स्वप्रेरकत्व L एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E बराबर माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी। अब चूंकि जो आपका विद्युत वाहक बल है वो एक अदिश राशि है, अतः संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल संयोजन में लगे प्रेरकत्व के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा, इसलिए E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 और E2 के मान रखने पर यह आ गया माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस L1 इंटू डी आई अपान डी टी माइनस L2 इंटू डी आई अपान डी टी। तो कॉमन ले लिया माइनस डी आई अपान डी टी, L इज इक्वल टू माइनस डी आई अपान डी टी L1 प्लस L2, तो माइनस डी आई अपान डी टी से माइनस डी आई अपान डी टी कैंसिल हो गया और हमें मिला L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, अर्थात श्रेणी संयोजन में, प्रेरकत्वों के श्रेणी संयोजन में स्वप्रेरण गुणांक, उनके स्वप्रेरण संयोजन का स्वप्रेरण गुणांक उनके अलग अलग स्वप्रेरण गुणांक के योग के बराबर होता। अब आ जाते हैं हम समांतर संयोजन पे। तो समांतर संयोजन में क्या है कि मान लेते हैं कि दो अलग अलग स्वप्रेरकत्व L1 एवं L2 की कुंडलियों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। यदि इन्हें समांतर क्रम में संयोजित करके इनके सिरों पर विद्युत वाहक बल लगाने पर, इनके सिरों पर विद्युत वाहक बल लगाने पर इसमें प्रवाहित धारा, कुल धारा I एवं कुंडली L1 में प्रवाहित धारा I1 एवं कुंडली L2 में प्रवाहित धारा I2 है। यदि किसी समय t पर धारा परिवर्तन की दर प्रथम कुंडली में di अपान dt, di1 अपान dt एवं द्वितीय कुंडली में di2 अपान dt हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E, सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस L1 इंटू di1 अपान dt, जबकि द्वितीय कुंडली के सिरों पर
प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस L2 इंटू di2 अपान dt। चूंकि यदि संयोजन के कारण कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, DIR, तो अपने को मिल जाएगा di1 अपान dt इज इक्वल टू माइनस E अपान L1। इसी प्रकार di2 अपान dt इज इक्वल टू माइनस E अपान L2। यदि संयोजन का तुल्य स्वप्रेरकत्व L हो, अब हम कह रहे हैं यदि संयोजन का तुल्य स्वप्रेरकत्व L हो तो E इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस L इंटू डी आई अपान डी टी, क्योंकि परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही, I, एम्प्लाइज दैट डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस ई अपान एल। इसको दे दें हम समीकरण 1, इसको दे दें 2 और ये इसको दिया हमने 3। चूंकि धारा एक अदिश राशि है, अतः परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये दोनों के योग के बराबर होगी। इसको अवकलित करने पर डिफरेंशिएट I विथ रिस्पेक्ट टू टी, समय के सापेक्ष धारा I को अवकलित करने पर अपने को मिल जाएगा डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू di1 अपान डी टी प्लस di2 अपान डी टी। तो इनके मान रख दें हम, तो डी आई अपान डी टी माइनस ई अपान एल इज इक्वल टू माइनस ई अपान L1 माइनस ई अपान L2। तो इसमें से सब में से कॉमन क्या निकल जाएगा, माइनस ई, तो 1 अपान L इज इक्वल टू माइनस ई 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, माइनस ई से माइनस ई कैंसिल और हमें मिला 1 अपान L इज इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। इसको हल करा हमने तो 1 अपान L इज इक्वल टू लघुत्तम आया L1 L2 और क्रिया गुणा करके मिल गया अपने को L1 प्लस L2। इसलिए तुल्य प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व L इज इक्वल टू L1 इंटू L2 अपान L1 प्लस L2। अर्थात क्या मिला कि समांतर संयोजन में तुल्य स्वप्रेरकत्व प्रत्येक कुंडली के या प्रेरकत्व के स्वप्रेरण गुणांक के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम के स्वप्रेरण गुणांक के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम होता है। तो अब समांतर समूहन भी समझ लो। प्रेरकत्व के समांतर संयोजन की माना कि दो प्रेरकत्व जिनकी स्वप्रेरण गुणांक L1 एवं L2 है समांतर संयोजन में जोड़े गए हैं, इनके सिरों पर विद्युत वाहक बल का स्रोत से जोड़े जाने पर इसमें कुल धारा I एवं L1 स्वप्रेरण गुणांक में I1 और L2 स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में I2 धारा प्रवाहित होती है। तब किसी समय t पर यदि धारा परिवर्तन क्रमशः di अपान dt1 di2 अपान dt2 एवं हो तो प्रथम कुंडली एवं द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर एक समान होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस L1 इंटू डी आई अपान डी टी। तो अपन ने मान निकाल लिया किसका, di1 अपान dt इज इक्वल टू माइनस E अपान L1। इसी तरह से E इज इक्वल टू माइनस L2 इंटू di2 अपान dt। तो अपने को मान मिल गया di2 अपान dt इक्वल टू माइनस E अपान L2। अब हम कह रहे हैं इस समायोजन का यदि तुल्य स्वप्रेरकत्व L हो, तुल्य स्वप्रेरकत्व L हो तो E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई अपान डी टी, इसलिए डी आई अपान डी टी इक्वल टू माइनस E अपान L। चूंकि धारा एक अदिश राशि है और परिपथ की संपूर्ण धारा, परिपथ की कुल धारा दोनों कुंडलियों से प्रवाहित धारा के योग के बराबर होगी, इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
दोनों तरफ अवकलित कर दें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिला di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। मान रख दे तीनों के, तो -e/L इज इक्वल टू -e/L1 -e/L2। इसमें से कॉमन ले लिया माइनस ही से माइनस ही कैंसिल, 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। लघुत्तम लिया, क्या आ गया L1 L2, ऊपर आ गया L1 प्लस L2, इसलिए L बराबर L1 इंटू L2/L1 प्लस L2, अर्थात समांतर संयोजन में जोड़ी गई कुंडलियों का तुल्य स्वप्रेरकत्व उनके अलग अलग स्वप्रेरण गुणांक के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम होता है। इस तरह से ये स्वप्रेरण गुणांक से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं।